नवभारत आणि नवराष्ट्र या दोनही वर्तमानपत्रांना मनापासून शुभेच्छा देतो। नवभारत को 90 बरस हुए और मैं खुद को आज गौरवान्वित समझता हूँ। पहला कॉन्क्लेव हो रहा है, पहले कॉन्क्लेव में मैं हूँ, हम सब है। ये हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है, ये हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। ऐतिहासिक घटना हमारे लिए भी है, किसी को लग सकती है छोटी, क्योंकि नव भारत का निर्माण की सोच 1934 में जिस परिवार ने की, इसको शुरू किया, वो महेश्वरी जी आप सभी को इतना आसान नहीं होता अखबार चलाना, और वो अखबार आप चला रहे हो। 90 बरस हुए और इसलिए मैं आप सबकी शुभकामनाएं देता हूँ, आगे रहे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम पाठकों के साथ में ही हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा, घोड़े के जैसा हाथ बताया। तो सिर्फ पाठक नहीं, पाठकों के पीछे भी बहुत नागरिक है, जनता है। आपने शुभ किया तो मैं इतना ही बता देता हूं कि मैं ये राजनीति में बहुत सालों से, मतलब 50 साल हुए पार्टी में हूं, 50 से ज्यादा हुए हैं। और ये गठबंधन जब हुआ तो सही में गठबंधन 1987 के बाद में, 87 में वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने घोषणा की, गर्व से कहो हम हिंदू है। और हमने पार्ला में उपचुनाव लड़ा। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम नहीं था तब तक, जनसंघ था, वो उधर थी, प्राणलाल बोरा हमारे खिलाफ लड़े हुए। और तभी पता नहीं था कि ये नारा लेकर हम जीत जाएंगे। जीतने के बाद में बाला साहब तो उदार अंतःकरण के थे, और उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी वो अलग थी, और बाला साहब के उनमें संवाद होते थे। उस संवाद में फिर 1987 के दिसंबर का चुनाव है, प्राणलाल होरा खड़े रहे, मकर कुंटे जी खड़े रहे। और उसके बाद में फिर उसके पहले भी बातचीत होती रही 84 में, लेकिन आगे नहीं बढ़ी थी। महाजन साहब का कहना था कि एक हिंदू करके अपन वोट नहीं ले सकते। जीतने के बाद में फिर दोनों इकट्ठे आए, बाला साहब से बात हुई, फिर गठबंधन बना और 25 बरस तक हम साथ में रहे। उस वक्त वाजपेयी जैसे बड़े ऊंचे नेता थे, उनका एक वाक्य मेरे मन में आज भी है, छोटे मन से आदमी कोई बड़ा नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज छोटे मन के लोग ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा संख्या में है, इसलिए राजनीति गंदगी हो रही है। इन्होंने जो कहा सही बात है कि भाई 2014 में 2019 हम सभी तो, हम तीनों तो गठबंधन में लड़के आए, जीत के भी आए। लेकिन मंदन, ये शिवसेना प्रमुख का एक संस्कार हमारे ऊपर है, एक बार जबान दी पलट नहीं मारना था। और 2017 का जो आपने जिक्र किया, बीच में जरा गड़बड़ होने लगी थी, दुखी थे। उस वक्त नई पीढ़ी आई भारतीय जनता पार्टी की, हमारी भी नई पीढ़ी आई, तो एक संघर्ष माहौल पैदा हुआ, खास करके किसानों के बारे में। हम चाहते थे किसानों को कर्ज मुक्त करें, कर नहीं रहे थे, फिर लड़ना पड़ा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। आदरणीय उद्धव जी ने खुद आंदोलन अपनी सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया, तब जाके उस आंदोलन को लेकर आखिर में उन्होंने कर्ज मुक्ति 1.5 लाख तक की, लेकिन उसमें बहुत क्लिष्ट सब अर्जी बनाई तो ताकि किसान भर नहीं पाया। अब यह तय हुआ कि दूर जाना है, घोषणा की गोरेगांव में, आगे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाए। फिर हमारे देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी मातोश्री पर आए, बात हुई, और बात होने के बाद में मैंने पहले बोला, ठाकरे परिवार दिलदार परिवार है, हम कागज कलम लेके नहीं बैठते, क्या बात की आपने लिख डालो, इधर साइन करो। फिर भी उसके प्रूफ आज भी आपके पास उपलब्ध है। वो वहां बात होने के बाद में तय हुआ, फिर दोबारा गठबंधन में जाएंगे। अमित शाह जी वहां से निकल गए और माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब मातोश्री के बालकनी में आके खड़े हुए। तो हमारे शिवसैनिकों को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आपने जो कहा कि भाई जाना है दूर, तो फिर क्यों वापस आ रहे हो। तो उद्धव साहब ने वही भाषण किया है, वो भी क्लिप आज भी मौजूद है।
और उन्होंने वहां कहा कि ये आज मीटिंग हुई और अमित शाह साहब ने दो चीजें मानी है कि आगे चलकर सीट का बंटवारा इक्वल होगा, सत्ता का बंटवारा भी इक्वल होगा। और मैंने वंदनीय शिवसेना प्रमुख को अभिवचन दिया था कि मैं महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बिठाऊंगा। तो सद्भाग्यवश आज अमित शाह जी ने ये बात मान ली है और उन्होंने कहा कि आपका भी मुख्यमंत्री रहेगा। और वो वचन जो उनकी बात हुई वो वंदनीय शिवसेना प्रमुख के कमरे में हुई, दोनों थे, तीसरा नहीं था। फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पर पत्रकार परिषद में माननीय देवेंद्र जी बैठे हैं, रावते अपने रेल मंत्री बैठे हैं, बाद में हमारे अमित शाह जी बैठे हैं, खुद देवेंद्र जी पत्रकार परिषद में उद्धव जी बैठे हैं और उन्होंने घोषित कर दिया 144-44 का बंटवारा होगा, सत्ता पद का बंटवारा होगा। इसके बीच में ट्रांजिट पीरियड में उन्होंने कहा उद्धव जी को ये मुख्यमंत्री की बात अभी नहीं करना, छोड़ दो। चलो चुप बैठे, छोड़ दिया, क्योंकि आप मुझे मतलब आगे सवाल पूछेंगे। फिर उद्धव जी चुप क्यों बैठे थे जब प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवेंद्र जी का नाम ले रहे थे तब, क्योंकि 2.5 बरस की बात थी, आगे हुए पीछे हो कभी मिले की बात नहीं। मैं मंत्री था, इतना ध्यान में रखा, बाद में बताऊंगा उसके चक्कर में। तो फिर यह सब तय होने के बाद में चुनाव हुआ, 144-44 सीट का बंटवारा हुआ, लेकिन हमारे से फिर दोबारा 20 सीटें कम कर ली और कहने लगे जानकर हमारे साथ आया है, वो आया है, फलाना आया, गलाना आया। तो 164 सीट बीजेपी ने ले ली। फिर भी एक बार जबान गई गठबंधन रखना है, रख लिया। अब हम 124 सीट लड़ रहे हैं, 164 सीट लड़ रहे हैं। क्या इरादा होगा राजनीति में, क्या इरादा होगा ये बताने की जरूरत है, इरादा क्या था। और 126 में भी हम लोग तब भी दिल के साफ थे, ये तीनों भी हैं। लोग हमें पार्लियामेंट में पूछते थे अरविंद जी क्या होगा, कुछ नहीं, 200 तक जाएंगे आप, क्या बात करते हो। तो मैं बोलता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा क्रॉस कर लेगी, हम लोग भी 85-90 तक आ जाएंगे। अब जब परिणाम आए तो 56 पर आए, कैसे गए नीचे। मन मारकर कौन कर रहा है, मन मारकर या कुछ को मारकर कौन कर रहा है, ये अनुभव उस वक्त आने लगा। फिर भी चुप कर बैठे, चलो फिर बात होने लगी, भैया अभी ये सीटों का बंटवारा नंबर पे तो नहीं तय हुआ था ना, कितने आएंगे तो ही दे देंगे। सीटों का बंटवारा इक्वल हुआ, नहीं हुआ। सत्ता का बंटवारा इक्वल करना था, चुप क्यों बैठे, चुप बैठे, नहीं हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप उस वक्त की सारे अखबार मीडिया की क्लिपिंग देखो, बहुत अवहेलना हो रही थी, अवमानित किया जा रहा था। और उस वक्त वो बात आई कि मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बता रहे हो आप। तो आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, 90 बरस का ये जो है इसमें आज पहली बार बोल रहा हूं, मैं मंत्री रहा। एक दिन रात को मुझे आदरणीय उद्धव जी का फोन आया, अरविंद जी अब ये सुनेंगे नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सारा बीच का जो मसला है मुझे बोलने की आवश्यकता है, मिलना जुलना शुरू हुआ, शरद पवार जी साहब, ये सब लोग। फिर मुझे गडकरी साहब का फोन आया, तो मैंने साहब से पूछा, उद्धव साहब से, क्या मैं गडकरी साहब को मिलने जाऊं। तो बोले जाना, अच्छा है, अभी मतलब उनके दिल में गठबंधन, नहीं तो मुझे क्यों बोलते जा। मैं गया, बात हुई रात को देर तक, और उस बात में उन्होंने ये कहा, तो मैंने बोला सर मुख्यमंत्री पद के बारे में क्या कर सकते हो। नहीं अरविंद जी, मैं आप लोगों को 1-2 गवर्नर पद दे देंगे, इनको भी नहीं पता होगा, 2-3 मुख्यमंत्री, 2-3 और मंत्री पद दे देंगे, आप देखो सोचो। मैं वापस आया रात को, उद्धव जी को फोन किया, मैंने उद्धव साहब को कहा ऐसी बात हुई। तो बोले वो छोड़ो, मुख्यमंत्री पद के बारे में क्या बोले। तो बोले मना किया, ना बोले हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यह सब होने के बाद मैं इस्तीफा देने गया। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में फोन किया, सुबह से लेकर 4-5 बार फोन किया, कोई पीएम उठाते था, पीएस उठाते था। आखिर में उन्होंने पूछा क्या बात है, तो मैंने बोला यार अभी ये माहौल अच्छा नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो साहब से मिलना है मुझे। अब सोचो, मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर हूं, वहां भी एक बात हुई थी कि इंडस्ट्री नहीं देना, हेवी इंडस्ट्री दोबारा नहीं देना। उस पर अमित शाह जी ने कहा था 2-3-4 दिन रुक दो, मैं उसका पोर्टफोलियो चेंज करता हूं। मैं 5 महीना वैसे ही रहा इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो चेंज नहीं हुआ।
फिर भी ये इस्तीफा दे, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूं, क्योंकि मैं भी दिल से चाहता था 25 भारत का गठबंधन है, आदरणीय उद्धव जी साहब आज बाला साहब नहीं है, तो फिर मैंने नहीं मिला तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद में जो कुछ हुआ आप जानते हो। अब 2.5 बरस में क्या नहीं हुआ, अभी भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम की सराहना करनी, करो जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं। इन कैसे भूल गए कि उद्धव जी की सराहना करनी थी। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कोविड में जो काम किया, जब गुजरात और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी शवों से बह रही थी, गुजरात में लोगों के शव एम्बुलेंस से नीचे कर रहे थे, तब लोगों के प्राण एक ही आदमी बचा रहा था, उद्धव बाला साहब ठाकरे। और उनकी सराहना हमने नहीं की, WHO ने की। उनकी सराहना WHO ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, हमारे देश के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सराहना की। और उन्होंने कहा यह धारावी पैटर्न फॉलो करो करके। नीति आयोग के लोग भी सराहना करके गए, अरे ये तो बढ़िया आदमी है। धारावी पैटर्न किसने कहा? उन्होंने कहा ना कि धारावी पैटर्न को फॉलो करो। तो ये काम किया, इसके लिए दिल बड़ा लगता है कि भाई उद्धव जी ने भी अच्छा काम किया था। ये बताने के लिए आज भी फोटो सिले रहते हैं। अब एक अंतिम एक ही वाक्य बोलूंगा, ज्यादा नहीं। अब समस्या है, विकास की बात करते हो मैं आप दोनों को पूछता हूं, मुंबई में एक विकास का उदाहरण बता दो। ये मोनोरेल बिनोरेल नहीं बताना, ये तो पहले से था। जब देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे तभी से वो प्लान चल रहा था। मैं उदाहरण उल्टा देता हूं, मुंबई पोर्ट 10 बरस अरविंद सावंत पार्लियामेंट में बात कर रहा है, उसका ड्रेजिंग नहीं हुआ। दुनिया का, मुंबई का, देश का सबसे पहला पोर्ट JNPT पोर्ट, दोनों के धंधे डूबाए, सब धंधा गया मुद्रा में। मुद्रा का है गुजरात में। हमारी कोई उनसे नफरत नहीं है, उसका भी विकास होना चाहिए, लेकिन दूसरे के थाली में उठा के अपने थाली में लेना, उसको विकास नहीं कहते। तेरी भी थाली भर जाए, मेरी भी थाली ऐसे ही रहे भी, मेरे थाली से तू क्यों उठा के लेके जाता। बात यह है कि हमारे पास टेक्सटाइल मिल है, पीयूष गोयल को बुला लो मेरे सामने बोलूंगा, कुछ नहीं बेचना है, बस इतना एक वाक्य बोलता है। रोजगार निर्माण कर रहे हैं ना, इतनी टेक्सटाइल मिल की लैंड है, 2 करोड़ आप रोजगार देने वाले थे, क्या हुआ उसका? महंगाई का क्या हुआ? महिलाओं के अत्याचारों का क्या हुआ? किसानों की आत्महत्या का क्या हुआ? किसानों को उत्पन्न दुगना करना, उसका क्या हुआ? उत्पादन दुगना करना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, ये सिर्फ भाषा है। इसीलिए विकास की बात नहीं करते, फिर आते हिंदू मुस्लिम और उसको लेकर हम चुनाव लड़ते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति इतनी मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। धन्यवाद।